हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक सिंगल। वेलकम यू ऑल टू द प्लेटफॉर्म ऑफ एडू प्रेपरेटर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो आप लोगों की जीटी 2025 सीवीटी को लेकर बनाए गए हैं। इसमें सारे मिसलेनियस टॉपिक्स है विच आई एम थिंकिंग कि शायद आने वाले एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो काइंडली वॉच द वीडियो थ्रू आउट द एंड, और जो चीज अच्छी लगेगी तो डू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल। Share this video with your friends who are also preparing for CUET 2025 और किसी भी गाइडेंस के लिए एडू प्रेपरेटर हेल्पलाइंस आर ओपन फॉर यू। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आइए शुरुआत करते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट यूनाइटेड नेशंस। ये कब स्टेब्लिश होता है? देखिए, अगर हम यूएन की बात करते हैं तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के खत्म होने के बाद वी स्टेब्लिश्ड इट एंड इट गॉट स्टेब्लिश्ड ऑन 24th of October 1945। तो 24th of October 1945 यूएन की स्टेब्लिशमेंट डेट है। इसके बाद यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर कहां पर है? यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर अगर आप देखें तो बेटा न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका में है। एंड क्योंकि यूनाइटेड नेशंस 24th of October 1945 को स्टेब्लिश हुआ था, इसलिए 24th of October 1945 को आप लोग यूएन डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ मेनी ऑर्गन्स आर देयर अंडर यूनाइटेड नेशन? तो हमारे पास 6 ऑर्गन्स है फॉर यूएन। वी हैव यूएन सेक्रेटेरिएट, वी हैव यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, और अगर हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करते हैं तो अंडर दिस यूएनएससी हमारे पास 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स आते हैं। अगर मैं परमानेंट मेंबर्स की बात करता हूं तो वी हैव यूएस, यूके, फ्रांस, यूएस, यूके, फ्रांस। इसके बाद आपके पास आ जाता है रशिया एंड देन वी हैव चाइना। तो दीज आर द नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस, और इसके बाद आपके पास 10 आते हैं नॉन परमानेंट मेंबर्स। तो 5 ये तो परमानेंट मेंबर्स है, और जो नॉन परमानेंट मेंबर्स है दे आर इलेक्टेड फॉर 2 years। इसको 2 सालों के लिए ही आप लोग इलेक्ट करते हो फॉर 2 years ओनली। इसके बाद आपके पास आता है बेटा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसमें इन टोटल 15 जजेस बैठते हैं एंड एवरी जज इज अपॉइंटेड फॉर 9 years। 15 जजेस इन टोटल आपके पास यूनाइटेड नेशंस के आईसीजे में आते हैं। आईसीजे का हेडक्वार्टर नेदरलैंड्स में है, हेग सिटी में, और यहीं पर है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का हेडक्वार्टर। इसके बाद फ्रेंड्स 3 संस्थाओं के बाद फिर आपके पास आता है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, उसके बाद ट्रस्टीशिप काउंसिल। तो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशन। इसमें ट्रस्टीशिप काउंसिल का आजकल रोल जो है ये खत्म हो गया है। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस आर देयर अंडर यूनाइटेड नेशंस? काफी अच्छा क्वेश्चन है। यूनाइटेड नेशंस में बेटा इन टोटल आपके पास 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, और अगर हम ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करते हैं तो वी हैव इंग्लिश, इंग्लिश के बाद वी हैव चाइनीज, चाइनीज के बाद फ्रेंच, आफ्टर दैट वी हैव स्पेनिश, आफ्टर स्पेनिश वी हैव रशियन, रशियन लैंग्वेज, एंड द लास्ट वन इज अरेबिक। एंड इंडिया इज पिचिंग फॉर कि एक हिंदी लैंग्वेज भी जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज यूनाइटेड नेशंस की होनी चाहिए, क्योंकि कंट्री पहले ही बहुत ज्यादा हम लोगों की पॉपुलस है, तो इतना तो हमारा बनता ही है। इसके बाद चलते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल? तो अभी मैंने आपको बताया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर आते हैं यूएस, फ्रांस, जर्मनी, सॉरी यूएस, फ्रांस, यूके, रशिया एंड चाइना। तो जर्मनी इज नॉट द परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। एंड आई जस्ट टोल्ड यू हाउ मेनी ऑर्गन्स आर देयर अंडर यूनाइटेड नेशंस। प्रिंसिपल ऑर्गन्स आपके पास 6 है। इसके बाद जितनी भी बॉडीज आपको दिखती है ना, जैसे WHO, यूनिसेफ, यूनेस्को, दीज आर द स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशन। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं बेटा, विच यूएन बॉडी इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी? कौन सी बॉडी है ऐसी यूएन की जिसका काम है सिक्योरिटी, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना? तो ऑफकोर्स बॉडी इज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें हमने अभी तक पढ़ा कि 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, जिसको सर 2 सालों के लिए इलेक्ट किया जाता है फॉर 2 years। एंड अपार्ट फ्रॉम 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स वी हैव 5 परमानेंट मेंबर्स ऑल्सो। इसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हम लोगों ने जो ऊपर 6 ऑर्गन्स पढ़े हैं, 5 पढ़े हैं, कौन कौन से एक बार रिपीट कर देता हूं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, और इसके बाद 6th ऑर्गन आता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एक्ट्स लाइक द पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड। जिस तरीके से पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड काम करता है, जनरल असेंबली का काम भी एक तरीके से पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड की तरह है।
यहाँ पर फ्रेंड्स हर कंट्री का एक एक रिप्रेजेंटेटिव बैठता है और उस रिप्रेजेंटेटिव के सामने उस कंट्री का नाम होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हु इज द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशन के अभी सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो बेटा एंटोनियो गुटरेस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, हु इज द लाइक सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन, तो एंटोनियो गुटरेस। इसके बाद हाउ मेनी नॉन परमानेंट मेंबर्स आर देयर इन सिक्योरिटी काउंसिल। हालांकि आंसर हम लोगों को यही मिल गया है, सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट मेंबर्स 10 होते हैं और कितने सालों के लिए इलेक्ट किया जाता है? तो वी इलेक्ट देम फॉर 2 years। क्वेश्चन नंबर 10th, which of the following United Nation body handles the international legal disputes। तो लीगल डिस्प्यूट्स जैसे दुनिया देखो हम आपस में लड़े अगर, तो वी कैन गो टू द कोर्ट, राइट। बट अगर कंट्री वर्सेस कंट्री हो जाता है ना, तो ऐसे में आपके पास इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। बट बेटा आईसीजे, ध्यान रखने वाली बात यह है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो वॉर क्राइम्स को हैंडल नहीं करता। जैसे रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ, वॉर क्राइम का मतलब क्या होता है? जब दो कंट्रीज आपस में लड़ती है तो दे शुड बी फाइटिंग, लाइक द वॉर शुड बी बिटवीन द आर्मीज ओनली। आपको किसी कंट्री के सिविलियंस को टारगेट नहीं करना होता। बट इफ यू स्टार्ट टारगेटिंग द सिविलियंस ऑफ द अदर नेशन, इट इज काउंटेड अंडर वॉर क्राइम्स। तो वॉर क्राइम्स नहीं होनी चाहिए। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो वॉर क्राइम्स को यहां पर काउंट नहीं करता है। तो सर फिर किस चीज को करता है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बाकी सारी चीजों को हैंडल कर सकता है, बट वॉर क्राइम्स के लिए हमने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बना रखा है। आईसीसी ये यूनाइटेड नेशंस का प्रिंसिपल ऑर्गन नहीं है और इस ऑर्गेनाइजेशन को स्पेशली वॉर क्राइम्स को हैंडल करने के लिए बनाया गया था। आपको बता दूं, इंडिया जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मेंबर तो है, बट वी आर नॉट द मेंबर ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। और अभी हाल फिलहाल में एक कंट्री ऐसी है जो आईसीसी से एग्जिट हुई है। मैंने करंट में कवर किया है बेटा उसे। अगर अभी तक चैनल को फॉलो नहीं किया है, गो हिट द बेल आइकॉन if you like the content, also like the video and subscribe the channel, share the video with all of your friends as much as possible। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। आईसीसी का हेडक्वार्टर भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की तरह ही नेदरलैंड्स के हेग सिटी में है। और वो कंट्री जो अभी आईसीसी से जिसने एग्जिट लिया है वो कंट्री हंगरी है। हंगरी ने क्यों एग्जिट लिया? क्योंकि इजराइल के ऊपर ना बहुत सारे मतलब फोकस कर रहे थे लोग कि इजराइल ने जब गाजा की बॉम्बिंग करी थी, वी नो दैट इजराइल एंड गाजा स्ट्रिप दे हैड अ वॉर, है ना, कुछ महीनों पहले। एंड इजराइल वाज मर्सिलेसली बॉम्बिंग द होल ऑफ गाजा और यहाँ पे कई सारे सिविलियंस जो है वो मारे गए थे। तो कई सारे लोग जो है वो आईसीसी गए अगेंस्ट इजराइल, बट आईसीसी ने कुछ किया नहीं। तो हंगरी ने क्या बोला कि सर आप एक पॉलिटिकल बॉडी हो गए हो, यू आर एक्टिंग लाइक अ पॉलिटिकल बॉडी, आप क्रिमिनल्स को यहाँ पर मतलब बिल्कुल भी उनको पिनलाइज नहीं कर रहे हो। इजराइल के लिए आपने कुछ बोला ही नहीं है, इस वजह से थोड़ा सा ना प्रॉब्लम हो गया यहाँ पर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की बात करता हूं मैं, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनाइटेड नेशन बॉडी हैंडल्स द इंटरनेशनल लीगल डिस्प्यूट्स। तो लीगल डिस्प्यूट्स का नाम आते ही बेटा बिना देखे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को आपको यहाँ पर जो है वो टिक कर देना है। अब बेटा मैं आगे बढ़ रहा हूं, डब्ल्यूएचओ से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहली बात तो डब्ल्यूएचओ है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और क्वेश्चन आपसे पूछता है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है। देखो यार 70% ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्विट्जरलैंड के जेनेवा बेस्ड है, डब्ल्यूएचओ भी जेनेवा बेस्ड है और डब्ल्यूएचओ से अमेरिका एग्जिट हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही अमेरिकन प्रेसिडेंट बनते हैं 47 प्रेसिडेंट, तो पहला काम वो क्या करते हैं, वो अपने आप को डब्ल्यूएचओ से बाहर निकालते हैं। ही जस्ट गॉट हिमसेल्फ आउट ऑफ डब्ल्यूएचओ। और अमेरिका को देखकर एक कंट्री और है जो अपने आप को डब्ल्यूएचओ से बाहर निकाल ली थी, दैट इज अर्जेंटीना। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है जेनेवा सिटी, स्विट्जरलैंड। उसके बाद हम यूनिसेफ की बात करते हैं। यूनिसेफ की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। वैसे तो ये चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड है, बट यूनिसेफ का हेडक्वार्टर वो आप पूछे आपसे, तो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर भी अगर आप लगा दे जेनेवा स्विट्जरलैंड तो गलत हो जाएगा। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में है, तो इट इज बेस्ड इन न्यूयॉर्क सिटी ऑफ अमेरिका। उसके बाद बेटा यूनेस्को की बात कर रहा है। यूनेस्को आपको पता होगा कि एक लिस्ट निकालता है विच इज द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज। तो दुनिया की बहुत सारी चीजें वर्ल्ड हेरिटेज में आती है और वो वर्ल्ड हेरिटेज की जो लिस्ट है वो यूनेस्को निकालता है। ठीक है बेटा, तो यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये मेरे से पूछ रहा है कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर बताइए कहां पर है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर फ्रांस पेरिस में है, इट इज लोकेटेड इन पेरिस फ्रांस। और उसके बाद फ्रेंड्स आ जाता है आईएलओ। आईएलओ स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। आईएलओ का हेडक्वार्टर किधर है, तो बेटा आईएलओ का हेडक्वार्टर डब्ल्यूएचओ की तरह ही जेनेवा में है।
विच इज इन स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आगे बढ़ते हैं बेटा। ये यूएनएचसीआर की बात कर रहा है मेरे से। यूएनएचसीआर की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, एंड द क्वेश्चन इज आस्किंग यूएनएचसीआर का हेडक्वार्टर बताइए। इट इज ऑल्सो हेडक्वार्टर्ड इन जेनेवा सिटी ऑफ स्विट्जरलैंड। इसके बाद अब आता है कि इसमें से कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी में है, अमेरिका की न्यूयॉर्क सिटी। अभी हम लोगों ने पढ़ा है, अगर हम न्यूयॉर्क सिटी को एक बार देख लें तो आई टोल्ड यू अबाउट द न्यूयॉर्क सिटी की यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी में है, और यहां पर यूनिसेफ तो नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब यूनिसेफ के अलावा एक बॉडी ऐसी और है जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी में है। वैसे तो कई सारी है, बट ऑप्शंस में जो बॉडी है वो है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूएनडीपी का हेडक्वार्टर आप लोगों को न्यूयॉर्क सिटी में देखने को मिलेगा। उसके बाद फ्रेंड्स डब्ल्यूटीओ की बात करते हैं, और जिन बच्चों को पता है, कॉमर्स के स्टूडेंट्स को पता है कि डब्ल्यूटीओ का पहले नाम कभी गैट हुआ करता था, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। तो दिस डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यूज्ड टू बी कॉल्ड एज गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। और 1995 में गैट जो है ये डब्ल्यूटीओ बना था। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर वो मेरे से पूछ रहा है कि WTO is located in which city? It is located in Geneva city of Switzerland. It is also in Geneva city of Switzerland. And then the next question come, United Nation Development Program कहाँ located है? अभी हमने ऊपर पढ़ा है ये United Nation Development Program का headquarter it is in New York City of USA. और अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि रशिया यूक्रेन का जब से वॉर स्टार्ट हुआ है तब से ये ऑर्गेनाइजेशन काफी ज्यादा मतलब उसमें है, चर्चा में है कि नेटो की फुल फॉर्म सबसे पहले आप बताइए। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और ये बात है बेटा कोल्ड वॉर की। कोल्ड वॉर क्या था? तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में खत्म हुआ ना, तब एलाइज जीते। एलाइज में आपके पास आता है यूके, फ्रांस, यूएसए जो कि बाद में एंटर होता है, यूएसएसआर ये भी बाद में एंटर होता है। यूएसएसआर को तो खैर जर्मनी ने एंटर करवा दिया, नहीं तो करना नहीं चाहता था यूएसएसआर इनिशियली। अब पूरी हिस्ट्री आप पढ़ना कभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, एक टॉपिक आता है हिस्टोरिक ब्लंडर। तो हिटलर का बहुत बड़ा ब्लंडर था कि वो पोलैंड पर अटैक करने के बाद सीधा यूएसएसआर चला गया अटैक करने के लिए। उसको नहीं जाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि वो यूएसएसआर गया अटैक करने के लिए, और ऐसे में यूके ने हिटलर जर्मनी के वेस्टर्न फ्रंटियर्स पर बॉम्बिंग शुरू कर दी। और एक कहावत आपने सुनी होगी कि एक पागल दोस्त से समझदार दुश्मन अच्छा। ऐसे में जापान भी कहते हैं ना उड़ता हुआ तीर ले लेता है। जापान भी पर्ल हार्बर पे जाके बम फोड़ाता है। यूएसए भी रेजिस्ट कर रहा था कि उसको सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नहीं आना, बट जापान की वजह से यूएसए को आना पड़ता है। यूएसएसआर तो जर्मनी के साथ लड़ ही रहा है। तो आप ये सोच के चलिए कि जर्मनी की फोर्सेस ईस्ट में यूएसएसआर और वेस्ट में एरियल बॉम्बिंग ऑफ ब्रिटेन से लड़ रही है, और इतने में ही एंट्री हो जाती है यूएसए की, जस्ट बिकॉज ऑफ जापान। 1945 मई तक हिटलर जो है वो सरेंडर कर देता है, और इसके बाद एलाइज में फूट पड़नी शुरू होती है। फूट कैसे? कोल्ड वॉर का मतलब ये है कि ये वॉर किसकी वजह से जीते। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर किसने जिताई? यूएसए ने जिताई, यूएसएसआर ने जिताई। क्योंकि यूएसए तो बोल रहा था हिरोशिमा नागासाकी पर मैंने 2 बॉम्ब्स गिराए थे, एटॉमिक बॉम्ब्स, और यूएसएसआर बोल रहा है कि सर देखो आपने एटॉमिक बॉम्ब बना लिया, आपने हमें बताया नहीं। हम एलाइज फिर किस चीज के हैं? तो समझ रहे हो लड़ रहे हैं सब आपस में। तो कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड में नेटो बनाया अमेरिका ने, जो कैपिटलिस्टिक आइडियोलॉजी डेमोक्रेसी को दिखाता है, और इसी नेटो से लड़ने के लिए अपनी एक आइडियोलॉजी दिखाने के लिए यूएसएसआर एक ग्रुप बनाता है, यूएसएसआर विच इज प्रेजेंट डे रशिया, जिसको आप लोग वॉर्सो ट्रीटी या वॉर्सो पैक्ट कहते हैं। तो नेटो कब बना? क्वेश्चन ये पूछ रहा है मेरे से, व्हेन डिड यू एस्टैब्लिश नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन? बेटा इट गॉट फाउंडेड इन 1949। 1949 में आपने नेटो को बनाया। एंड वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ नेटो लोकेटेड? हेडक्वार्टर्स अगर वो पूछे आप लोगों से नेटो का, तो बेटा नेटो का हेडक्वार्टर्स है बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स में। इट इज इन ब्रुसेल्स विच इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम। इसके बाद इंपॉर्टेंट चीजें हैं, देयर वर 12 फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ नेटो। मैं एक बार नाम ले रहा हूं, कौन कौन से 12 फाउंडिंग मेंबर्स थे नेटो के। बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नेदरलैंड्स, नॉर्वे, पोर्तुगल, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। तो दिस इज नेटो। और अभी अब पूछा जाए कि हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन नेटो, तो नेटो में टोटल मेंबर्स है 32। देयर आर 32 मेंबर्स ऑफ नेटो। फिर बेटा हम आ जाते हैं सार्क पर। वी नो दिस सार्क,
सार्क कब बना था? पहले मैं थोड़ा बहुत आपको बता दूं तो सार्क इट गॉट फाउंडेड इन 1985। 1985 सार्क के मेंबर्स इन टोटल कितने हैं? तो आपके पास सार्क के 8 मेंबर्स आते हैं। इंडिया के सारे नेबरिंग कंट्रीज उठा लो, इंडिया, हमारा बेटा पाकिस्तान, पोता भी ले लो बांग्लादेश, इसके बाद नेपाल, भूटान, श्रीलंका भी उठा लेते हैं। फिर आता है आपके पास मॉलडीव्स, इसमें म्यांमार को प्लीज मत उठाना, मॉलडीव्स। और मॉलडीव्स के बाद अभी रिसेंट एंट्री जिस देश ने मारी है वो अफगानिस्तान है। तो इन टोटल 8 कंट्री से मिलकर बनता है सार्क। तो वही पूछ रहा है कि हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर इन सार्क। तो फिलहाल यहाँ पर ऑप्शंस दो ओमिट हो गए मेरे हिसाब से, वेरी सॉरी। तो 21 क्वेश्चन का सही आंसर इज 8। देयर आर 8 कंट्रीज ऑफ सार्क। ठीक है जी। और सार्क का अभी जो हेडक्वार्टर्स अगर वो आपसे पूछे कि कहां पर है सार्क का सेक्रेटेरिएट, तो सार्क का सेक्रेटेरिएट आपके पास मतलब जो इनकी सेक्रेटेरिएट है वो नेपाल के काठमांडू में है। तो हेडक्वार्टर्स ऑफ सार्क इज इन काठमांडू ऑफ नेपाल। इसको भी मैं यहां पर एक बार लिख देता हूं, अगर बाय चांस क्वेश्चन आ गया तो यू गाइस विल बी एबल टू आंसर देम। काठमांडू नेपाल इज वेयर द हेडक्वार्टर्स ऑफ सार्क इज लोकेटेड। उसके बाद आता है फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट जो संस्था है वो कॉमनवेल्थ है। कॉमनवेल्थ एक्चुअली में एरेस्टवाइल ब्रिटिश एम्पायर जो था ना, उसके जो पार्ट्स थे, आज वो कॉमनवेल्थ कंट्रीज है। मतलब जो ब्रिटिश एम्पायर का जो पार्ट था, अब तो ब्रिटिश एम्पायर है नहीं, तो ब्रिटिश एम्पायर के पार्ट्स में जो कंट्रीज आती थी, आज के डेट में वो कॉमनवेल्थ कंट्रीज है। इन टोटल आज के डेट में कॉमनवेल्थ में 56 कंट्रीज आती हैं। कितनी बेटा? 56 कंट्रीज। हेडक्वार्टर कॉमनवेल्थ का लंदन में है, इट इज इन लंदन विच इज इन यूके। और कॉमनवेल्थ कंट्रीज का हेड ब्रिटिश मोनार्क होता है। तो अभी ब्रिटिश मोनार्क कौन है? ये बोल रहे हैं हु इज द करंट हेड ऑफ कॉमनवेल्थ एज ऑफ 2024। इसको 2025 भी अगर आप ले लें तो अभी ब्रिटिश मोनार्क किंग चार्ल्स थर्ड आपके पास आता है। तो ही इज द हेड ऑफ कॉमनवेल्थ। उसके बाद फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन आपको बता रहा हूं विच इज ओपेक। ओपेक इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। दुनिया की जितनी भी ओपेक मतलब पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं वो ओपेक कंट्रीज की मेंबर है। तो मेरे से पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जो है सर, ये कब स्टैब्लिश हुआ था? ओपेक गॉट स्टैब्लिश्ड इन 1960। ओपेक गॉट स्टैब्लिश्ड इन 1960। और कितने फाउंडिंग मेंबर्स थे ओपेक के? ओपेक के फाउंडिंग मेंबर्स 5 कंट्रीज थी। जल्दी से मैं पांचों के नाम आपके लिए लिख देता हूं। 5 मेंबर्स, फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ ओपेक वर ईरान, इराक, कुवैत, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, वेनेजुएला, which is a South American country. Yes, this Venezuela is a member of OPEC. और आपको बता दूं वेनेजुएला के पास एक लेक है। Venezuela is having a lake and this is called Lake Maracaibo, and this lake is having one of the largest known reserves of crude oil in the world. तो अपने आप में बड़ी बात है यार, बट वेनेजुएला में हालत बहुत बुरे हैं। नेवर एवर गो टू दिस कंट्री। इस कंट्री की करेंसी भी वो आपसे पूछ सकता है। और आपको आप बता दूं इस कंट्री के हालत इतने बुरे हैं कि इफ यू टेक 1 रुपी देयर तो आपकी करेंसी का 1 रुपया वेनेजुएला की करेंसी के 2900 के बराबर है। करेंसी ऑफ वेनेजुएला इज कॉल्ड बोलीवर। बोलीवर तो कहते हैं एक सिंपल सा डिनर अगर आप वेनेजुएला में करने के लिए जाएंगे तो बोलीवर्स में आपको वो डिनर विल कॉस्ट यू 15 से 16 लाख रुपीज, सॉरी 15 टू 16 लाख बोलीवर्स, जो इंडियन करेंसी में तो मुश्किल से 1000-1200 रुपए हो गया। तो सोचो 500 रुपए भी लेकर जाओगे तो आप यहाँ पे लाखों के मालिक है सर। बट है, दिक्कत है। इसके बाद आगे चलते हैं। फिर आपने वो डॉन का डायलॉग तो सुना ही होगा, इतने सारे देशों की पुलिस मुझे ढूंढ रही है। तो एक्चुअली में डॉन को पुलिस नहीं ढूंढ रही है, डॉन को इंटरपोल ढूंढ रहा है। तो यहां पर वो इंटरपोल की बात कर रहा है। तो व्हाट इज इंटरपोल डियर? इंटरपोल स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। दिस इंटरपोल स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। और अगर आप एडू प्रेपरेटर के चैनल पर करंट को फॉलो कर रहे थे तो मैंने इंटरपोल को कवर किया है। मैंने आपको बताया है कि अभी हाल फिलहाल में ब्राजील पुलिस के पुलिस कमिश्नर हैज बीन इलेक्टेड एज द चेयरपर्सन और सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंटरपोल। तो कैन यू गाइस टेल मी
हु इज द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंटरपोल? इंटरपोल के करंट सेक्रेटरी जनरल जो है वो है वेल्डेसी उर्क्विजा, और वेल्डेसी उर्क्विजा जो है ये ब्राजीलियन पुलिस कमिश्नर थे। इसके बाद वी आर कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 28। यूरोपियन यूनियन की बात वो मेरे से कर रहा है, एंड दिस ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम ईयू की बात करते हैं तो दिस इज आस्किंग मी कि यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहां पर है, बट उससे पहले मुझे लगता है आपको ये बताना चाहिए यूरोपियन यूनियन बनी कब थी। यूरोपियन यूनियन वॉज ऑफिशियली फॉर्म्ड इन 1992, and the headquarters of European Union, like where is the headquarter of European Union is located? It is located in the Brussels city of Belgium. बिल्कुल ये वही सिटी है जहां पर हम लोगों ने नेटो का हेडक्वार्टर पढ़ा था। किसका हेडक्वार्टर? नेटो का। नाउ टेकिंग यू गाइस फॉरवर्ड टू इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, क्वेश्चन नंबर 29 इज आस्किंग मी which country was suspended from G8 in 2014? बहुत कम लोग जानते हैं रशिया यूक्रेन का वॉर 2022-23 में जो स्टार्ट होता है, इससे पहले भी रशिया यूक्रेन का इन्वेजन कर चुका है। बिल्कुल बेटा, यूक्रेन के पास एक आइलैंड है विच इज कॉल्ड क्रीमिया, इसको बहुत से लोग क्राइमिया कहते हैं। तो क्रीमिया का इन्वेजन रशिया ने 2014 में किया था, और ये आज के डेट में रशिया की टेरिटरी में आता है, लाइक रशियंस हैव कैप्चर्ड इट। तो इस क्रीमिया के इन्वेजन की वजह से G8 में से रशिया को ही बाहर निकाला गया था, और आज के डेट में G8 G7 कंट्रीज हैं, विच आर द 7 रिचेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, और इस G7 कंट्रीज में वी डोंट हैव चाइना। नाउ कमिंग टू द नोबेल प्राइज विनर्स, नोबेल प्राइज दिए गए हैं, और मुझे लगता है कि इस बार नोबेल प्राइज वो आप लोगों से जरूर पूछेगा। सबसे पहला मेरे पास यहां पर यह आ रहा है, हु वॉन द 2024 नोबेल पीस प्राइज। अच्छा, इसको पढ़ाने से पहले आप मुझे बता सकते हैं हु इज द फर्स्ट इंडियन टू विन द नोबेल पीस प्राइज? थोड़े बहुत ऑप्शंस दे दूं। 1970s के डेकेड में मिला था, एक लेडी है जिनको पीस प्राइज मिला था, इंडियन नहीं थी, बट 1950 में जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ, देन शी गॉट द इंडियन सिटीजनशिप। तो ये 2024 का नोबेल पीस प्राइज एक्चुअली में जापान में एक ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने ये भी अपने करंट में कवर किया है, जो ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली में हिरोशिमा नागासाकी पर जो एटॉमिक बॉम्ब्स गिरे थे, वो एटॉमिक बॉम्ब उसकी सर्वाइवर की एक ऑर्गेनाइजेशन है, एटॉमिक बॉम्ब सर्वाइवर्स ऑर्गेनाइजेशन है। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल पीस प्राइज दिया गया है। अब मेरे हिसाब से ये तो बहुत पहले दे देना चाहिए था। ऑर्गेनाइजेशन का नाम है निहोन हिदानकेयो। निहोन हिदानकेयो गॉट द नोबेल पीस प्राइज। देन वी हैव द 31 क्वेश्चन, हु वॉन द नोबेल प्राइज इन फिजिशियोलॉजी? क्योंकि यहां पर ना बायोलॉजी में नोबेल प्राइज नहीं मिलता है, नोबेल प्राइज 6 फील्ड्स में मिलता है बेटा आपके को। एक तो पीस हो गया, उसके बाद केमिस्ट्री में मिलता है, फिजिक्स में मिलता है, देन वी गॉट द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स तो बहुत बाद में ऐड होता है, फिजिशियोलॉजी, और एक मेरे दिमाग से निकल रहा है, नोबेल पीस प्राइज इज गिवन इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिशियोलॉजी, पीस, इकोनॉमिक्स एंड लिटरेचर। यस, लिटरेचर, लाइक फर्स्ट इंडियन टू गेट द नोबेल प्राइज रविंद्रनाथ टैगोर, उनको लिटरेचर में ही मिला था। तो नोबेल प्राइज इन फिजिशियोलॉजी की बात करते हैं, तो किसको मिला इस बार का नोबेल प्राइज फॉर फिजिशियोलॉजी? बेटा दो लोग हैं, एक का नाम है विक्टर एम्ब्रोस एंड द सेकंड इज गैरी रुफ्कुन। विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरी रुफ्कुन। देन कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 32, who was awarded the Nobel Prize in Literature for confronting the historical trauma through poetic prose? ये मैडम बुक लिखती हैं, और जनरली बुक में हिस्टोरिक ट्रॉमास वगैरह को ज्यादा मेंशन करती हैं। तो किनको मिला इस बार नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर? यस, द नेम ऑफ द राइटर इज हैन कैंग, मैडम हैन कैंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू डेविड बेकर। डेविड बेकर एंड हिज टीम गॉट द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। आप मुझे बता सकते हैं कि डेविड बेकर को कौन सी फील्ड में नोबेल प्राइज मिला? उन्होंने क्या किया? केमिस्ट्री में मिला, बट क्या किया इन्होंने? एआई की टेक्निक से प्रोटीन अनफोल्डिंग करा, लाइक प्रोटीन फोल्डिंग वाया एआई। डेविड बेकर की बात करते हैं। देन वी आर कमिंग टू पुलित्जर प्राइज। डियर, पुलित्जर प्राइज बहुत इंपॉर्टेंट है। 2024 का पुलित्जर प्राइज फॉर फिक्शन, हु वाज गिवन दिस प्राइज इन 2024? तो पुलित्जर प्राइज फॉर फिक्शन इन 2024 इट वाज गिवन टू जेन एंड फिलिप्स। जेन एंड फिलिप्स। और अगर हमारा कुछ रह गया हो तो नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स हमारा रह गया, एक बार नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स भी कवर कर लेते हैं।
सारे नोबेल प्राइज एक साथ कवर हो जाएंगे तो इट इज बेटर फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड। इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज इस बार मिला है चार तीन लोगों के नाम बता दूं। डैरन डैरन एस मोगलू, डैरन एस मोगलू, कॉमा साइमन जॉनसन, and after that we have James A. Robinson, जेम्स रॉबिन्सन। ना इकोनॉमिक्स हो गया, फिजिक्स भी हम लोगों ने कवर नहीं किया, एक बार जल्दी से फिजिक्स भी देख लेते हैं। नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स ये किसको मिला है? तो नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स हैज बीन अवॉर्डेड टू टू पीपल, जॉन हॉपफील्ड और हॉपफील्ड के अलावा द सेकेंड वन आफ्टर दैट इज जेफरी हिंटन। Jeffrey Hinton. Now coming to the next question, which is question number 35. Who were the winners of Major Dhyanchand Khel Ratna Award for 2024? बट उससे पहले आपको बता दूं जो ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है, पहले इसको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड कहा जाता था, एंड दिस इज द हाईएस्ट प्राइज इन इंडिया गिवन टू अ स्पोर्ट्स पर्सन, हाईएस्ट प्राइज इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स एवर गिवन टू इंडियंस। दिस इज कॉल्ड मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024 इस बार किसको मिला? तो ये भी हम लोगों ने अपने करंट अफेयर्स में कवर किया है। दिस इज सात्विक साईराज एंड चिराग शेट्टी। सात्विक साईराज रनकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी, these two people won the Major Dhyanchand Khel Ratna Award. And do you know the only cricketer to get this Major Dhyanchand Khel Ratna Award is Sachin Tendulkar, is the only cricketer to get this award. Then जिसको भी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिल रहा है उसको कैश प्राइज भी मिलता है, and the cash prize associated with this award is equal to 25 lakh rupees. So you receive the cash prize of 25 lakh when you get this Nobel Prize. Now we are coming to which sports person was the first recipient of Major Dhyanchand Khel Ratna Award. The first recipient is the chess champion of India, Vishwanathan Anand, former chess champion Vishwanathan Anand. इसके बाद बेटा वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मेजर ध्यानचंद अवार्ड क्या मैं अगर नेशनली बहुत अच्छा खेलूं तो क्या मुझे मेरी नेशनल अचीवमेंट्स के बेसिस पर ही मिल सकता है? एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे, आंसर है नहीं, आपको आपकी नेशनल अचीवमेंट्स के बेसिस पर नहीं मिलता है। इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस में जब आप इंडिया के लिए मेडल जीतते हैं, इंडिया का नाम रोशन करते हैं, तो फॉर इंटरनेशनल अचीवमेंट्स मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इज गिवन। ठीक है, नाउ वी आर कमिंग टू द सिविल अवार्ड्स। इंडिया में हाईएस्ट सिविल अवार्ड जो मिलता है विच इज भारत रत्न, 2024 में 5 लोगों को मिला था। कैन यू टेल मी द 5 पीपल हु गॉट द भारत रत्न? भारत रत्न में एक तो कर्पूरी ठाकुर है, मैं आपको वैसे नाम बता रहा हूं बेटा, कर्पूरी ठाकुर, यहाँ पे लिखना पॉसिबल नहीं होगा, अगर आप मेंशन करते चले तो बहुत अच्छा होगा। कर्पूरी ठाकुर, और कर्पूरी ठाकुर को सोशल जस्टिस और गवर्नेंस में मिला था। देन द सेकंड वन इज एल के अडवाणी। इन 5 लोगों में जो जिंदा है, जिनको जीते जी ये अवार्ड मिला, वो एल के अडवाणी है। एल के अडवाणी को पॉलिटिक्स में हमने ये भारत रत्न दिया। देन वी हैव पीवी नरसिम्हा राव। बेटा पीवी नरसिम्हा राव इंडिया के प्राइम मिनिस्टर तब थे जब मनमोहन सिंह जी इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर थे। आप सभी बच्चों ने वो एलपीजी पॉलिसीज पढ़ी होंगी ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो वो एलपीजी पॉलिसीज वाला बजट जो था वो डॉक्टर मनमोहन सिंह लेकर आते हैं, और आपको बता दूं दैट वाज द लॉन्गेस्ट बजट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो पीवी नरसिम्हा राव। फिर चौधरी चरण सिंह को मिला। चौधरी चरण सिंह यूपी से आते हैं और इनके लिए बोला जाता है मोस्ट अनफॉर्चुनेट पीएम थे, क्योंकि कभी पीएम में सबसे अनफॉर्चुनेट पीएम क्यों थे? क्योंकि कभी पीएम होने के नाते पार्लियामेंट में स्पीच ही नहीं दे पाए।
और पांचवे थे वो ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। तो इनको हम लोगों ने भारत रत्न दिया, इन 5 लोगों को। तो ये मेरे से पूछ रहा है कि इन 5 में से आप बता सकते हो, चारों में से 2024 में जो नोबेल प्राइज है वो किसको मिला फॉर एग्रीकल्चर। भाई एग्रीकल्चर का तो नोबेल प्राइज एमएस स्वामीनाथन को मिला। और आपको यहाँ पर एक नाम और देखने को मिल रहा होगा, नॉर्मन बोरलॉग। बेटा नॉर्मन बोरलॉग जो है इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड। अगर आपसे पूछा जाए ना कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया कौन है, एमएस स्वामीनाथन है। इन द वर्ल्ड कौन है, नॉर्मन बोरलॉग है। तो चौधरी चरण सिंह को मिला पॉलिटिक्स और रूरल डेवलपमेंट के लिए, पीवी नरसिम्हा जी को मिला पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए, एमएस स्वामीनाथन जी को मिला एग्रीकल्चर के लिए, कर्पूरी ठाकुर जी को मिला सोशल जस्टिस एंड गवर्नेंस के लिए, एलके आडवाणी गॉट द नोबेल प्राइज फॉर ओनली पॉलिटिक्स। ठीक है, तो नाउ दिस क्वेश्चन नंबर 38 इज आस्किंग अस हाउ मेनी इंडिविजुअल्स वर अवॉर्डेड द भारत रत्न इन 2024। इन टोटल 5 इंडिविजुअल्स वर अवॉर्डेड द भारत रत्न इन 2024। और इंडिया में सेकंड हाईएस्ट भारत रत्न के बाद जो है वो है पद्म विभूषण, उसके बाद आता है पद्म भूषण एंड द लास्ट सिविल अवार्ड इज कॉल्ड पद्मश्री। तो वी हैव 4 सिविल अवार्ड्स इन इंडिया। हायरार्की के हिसाब से बता दूं, हाईएस्ट वन इज भारत रत्न, सेकंड हाईएस्ट इज पद्म विभूषण, थर्ड हाईएस्ट इज पद्म भूषण एंड द फोर्थ हाईएस्ट इज पद्मश्री। एंड इफ द क्वेश्चन इज आस्किंग व्हिच इज द हाईएस्ट पद्मा अवार्ड इन इंडिया, तो पद्मा अवार्ड पूछ रहा है तो वो लास्ट के 3 में से हाईएस्ट पूछ रहा है। तो पद्मा अवार्ड में हाईएस्ट अवार्ड है पद्म विभूषण। नाउ वी आर कमिंग टू द क्वेश्चन व्हिच एवरी इंडियन शुड नो। ये पूछ रहा है कि सर इंडियन नेशनल फ्लैग जो है उसका विड्थ और लेंथ का रेशियो बताओ। तो इन व्हाट रेशियो ऑफ विड्थ एंड लेंथ द इंडियन नेशनल फ्लैग यू विल फाइंड, इट इज ऑलवेज फाउंड इन द रेशियो ऑफ 2:3, 2:3। उसके बाद नेशनल एंथम, वो नेशनल एंथम जो जन गण मन आपके लिए, तो नेशनल एंथम जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है हमारे लिए, और रविंद्रनाथ टैगोर not only composed the anthem for India but he has also composed the anthem for 2 other countries। बांग्लादेश और श्रीलंका की नेशनल एंथम भी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखी है। एंड ही इज द फर्स्ट इंडियन टू गेट द नोबेल प्राइज, आई थिंक 1913 होगा, आई माइट बी रॉन्ग, बट ही इज द फर्स्ट इंडियन टू गेट द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। तो नेशनल एंथम जो था इंडिया का वो पहली बार किस ओकेजन पर गाया गया था? इट वॉज फर्स्ट सung on which occasion? National anthem was sung on the occasion of when the constitution was being signed। और कॉन्स्टिट्यूशन को साइन कब किया था? कॉन्स्टिट्यूशन को साइन किया था हम लोगों ने 26 नवंबर 1949। कॉन्स्टिट्यूशन वाज रेडी टू बी इंप्लीमेंटेड, बट वी नो दिस कि कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर को इंप्लीमेंट नहीं हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट किया 26 जनवरी 1950 को, इसलिए 26 नवंबर इज सेलिब्रेटेड एज कॉन्स्टिट्यूशन डे एंड 26 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे। इसके बाद आई थिंक इवन दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई? बिकॉज इन मणिपुर स्टेट इमरजेंसी वाज इम्पोज्ड। ये हमको पता है, थोड़ा बहुत हमने पढ़ा है इसके बारे में। स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356 में आता है, और स्टेट इमरजेंसी को तब इम्पोज किया जाता है जब एक स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज्यादा बिगड़ जाए, पुलिस से कुछ हो ना, और कॉन्स्टिट्यूशन वहां पर कोई फॉलो ना करे। तो रिजर्वेशन को लेकर मणिपुर में 2 ट्राइब्स आपस में लड़ी, जिसकी वजह से मणिपुर के चीफ मिनिस्टर बीरेन सिंह वाज द सीएम, ही रिजाइंड एंड देन प्रेसिडेंट रूल, जिसको आप स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं, वाज इम्पोज्ड इन 2025 वेरी रिसेंटली। और स्टेट इमरजेंसी इंडिया में इज इम्पोज्ड फॉर 6 months ओनली। तो दिस क्वेश्चन नंबर 41 इज आस्किंग अस which this Kuki tribe is related with which Indian state। और मैंने आपको पहले ही बोला बेटा, कुकी ट्राइब और कुकी के साथ एक ट्राइब और है मैतई, कुकी एंड मैतई। These 2 tribes were engaged in violence। 2 tribes were engaged in violence, और इन दोनों ट्राइब्स की वजह से ही मणिपुर में आप लोगों को लगाना पड़ गया इमरजेंसी। तो कुकी ट्राइब इज रिलेटेड विद मणिपुर। नाउ अब कुछ सेंसस की बातें कर लेते हैं यार। Which state is the most populous according to census 2011? क्योंकि सेंसस 2021 तो अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं है, तो सेंसस 2011 में सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड स्टेट यूपी है। मतलब अगर आप देखें तो नियरली पॉपुलेशन यूपी की 20 करोड़ थी। 20 CR यूपी का इतना बड़ा हाथ है पॉपुलेशन में, एवर एक्सपेंडिंग।
और अकेले ही देख लेंगे चाइना को, चलो कोई बात नहीं। सेंसस की बात करते हैं। सेंसस 2011 में अगर हम थीम की बात करें कि व्हाट वाज द थीम ऑफ सेंसस 2011, तो आर सेंसस आर फ्यूचर वाज द थीम। आर सेंसस आर फ्यूचर, आर सेंसस आर फ्यूचर वाज द थीम ऑफ 2011 सेंसस। इसके बाद विच इंडियन स्टेट हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस? केरला, वी नो। और अगर आपसे यूटी पूछे ना कि कौन सी यूटी में हाईएस्ट लिटरेसी रेट था, तो आंसर लक्षद्वीप है। तो यूटी में लक्षद्वीप और स्टेट में आपके पास केरला। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी मुझे लग रहा है आपसे शायद पूछ ले, क्यों? क्योंकि कौन सा सेक्टर जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है? जीडीपी स्टैंड्स फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और जीडीपी में सबसे ज्यादा जो सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है, इट इज सर्विसेज सेक्टर। विच सेक्टर? सर्विस सेक्टर। बट अगर आपसे पूछा जाए कौन से सेक्टर में इंडिया में ज्यादातर लोग एम्प्लॉयड है, तो यार वेरी सॉरी स्टेट, वो एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर में ज्यादातर एम्प्लॉयड है, बट जिस सेक्टर में हम लोग सबसे ज्यादा हमारा जीडीपी जो कंट्रीब्यूट हो रहा है, वो सेक्टर आप लोगों का सर्विसेज है। बट ज्यादातर लोग एम्प्लॉयड एग्रीकल्चर में है, इसलिए एग्रीकल्चर में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है, छिपी हुई बेरोजगारी। नाउ हमको पता है इस पूरे साल वो कैरेमलाइज पॉपकॉर्न, सॉल्टेड पॉपकॉर्न पर बड़ी कंट्रोवर्सी रही है ना, कैरेमलाइज्ड एडेड शुगर एंड फलाना डिमकाना। तो हो सकता है कि निर्मला सीतारमन जी से रिलेटेड जीएसटी के ऊपर भी इस बार आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिल जाए। पहली बात तो जीएसटी इंडिया में इंप्लीमेंट कब हुआ था? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो 1 जुलाई 2017 is the year when GST was implemented. GST में टोटल मिला के 3 पार्ट्स आते हैं बेटा, सेंटर का GST, CGST, then we have state GST, SGST, and then we have integrated GST, IGST। तीनों GST को मिला दो तो GST बनता है। और GST में डिसीजन सारे निर्मला सीतारमन जी नहीं लेती हैं। लेट मी टेल यू, यहां पर सभी स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर आते हैं, और सभी स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर प्लस इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर मिलकर एक मीटिंग करते हैं, एंड दिस मीटिंग इज कॉल्ड जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल का हेड फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता है। एंड लेट मी टेल यू, इसमें जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं, इट इज ऑल टेकन ऑन द बेसिस ऑफ वोट। तो यहाँ पे वोटिंग के बेसिस पर डिसीजन लिए जाते हैं, और वोटिंग में 1/3, ये शायद आपको नहीं पता होगा, 1/3 शेयर इज विद सेंटर, 2/3 शेयर इज विद द स्टेट्स। तो मतलब अगर सारे स्टेट्स एक साथ होकर मना कर दे कि सर कैरेमलाइज पॉपकॉर्न, सॉल्टेड पॉपकॉर्न पर एक ही जीएसटी होना चाहिए, तो निर्मला सीतारमन जी का चलेगा नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 पर आता है। बेटा हमारे बजट में 2 तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो दिस क्वेश्चन इज आस्किंग अस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। पहली बात तो बजट क्या होता है? बजट है इंडिया की एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आर्टिकल 112 में बजट के बारे में लिखा हुआ है। हर साल बजट आता है जो बताता है कि गवर्नमेंट को कितना पैसा आएगा और गवर्नमेंट कितना पैसा खर्च करेगी। खर्चे 2 तरीके के होते हैं, रेवेन्यू और कैपिटल। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जब आपको कोई नई चीज खरीदनी होती है। कैपिटल मतलब मुझे फ्लाईओवर बनाना है, मुझे डिफेंस के कुछ इक्विपमेंट्स लेने हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जब मुझे सैलरी पे करनी है किसी की, पेंशन पे करनी है अपन को किसी की, मुझे इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या आता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है फ्रेंड्स सैलरीज का पेमेंट, इंटरेस्ट का पेमेंट। एंड इफ यू आर बाइंग सम प्रोडक्ट, तो वो हमेशा कैपिटल एक्सपेंडिचर में काउंट होगा। किसमें होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर में। और हर साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जितना कमाती है उससे ज्यादा खर्चा करती है। जैसे मान के चलो आपका बजट 100 रुपए का था, बट आपने खर्चा किया 120 रुपीज, तो आपका नुकसान कितने का हो गया? 20 रुपीज का। इसका मतलब वो एक्स्ट्रा 20 रुपीज खर्च करने के लिए या तो आपको अपनी सेविंग यूज करनी पड़ेगी, नहीं तो यू विल हैव टू बोरो फ्रॉम योर फ्रेंड्स, जिसको बोलते हो आप लोग भाई प्लीज बहुत जरूरत है, कल दे दूंगा, और कल कभी नहीं आता। तो फिस्कल डेफिसिट कैसे कैलकुलेट होता है? व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट? फिस्कल डेफिसिट का मतलब ही यही है कि मेरा टोटल एक्सपेंडिचर कितना था और मेरी टोटल रेवेन्यू कितना था, दोनों का डिफरेंस इज व्हाट यू टर्म एज फिस्कल डेफिसिट। तो व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट? फिस्कल डेफिसिट इज टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू। कि कितना एक्सपेंडिचर है मेरा और उसमें से माइनस कर दो टोटल रेवेन्यू, तो फिस्कल डेफिसिट निकलता है। क्वेश्चन नंबर 48, रेपो रेट किसको बोलते हैं?
रेपो रेट क्योंकि अभी कम हुआ है, व्हाट इज द करंट रेपो रेट गोइंग ऑन इन इंडिया? 6%। रेपो रेट को कौन डिसाइड करता है? आरबीआई। हु डिसाइड्स द रेपो रेट? आरबीआई। और आरबीआई का हेड कौन है? गवर्नर। हु इज द करंट गवर्नर ऑफ आरबीआई? मिस्टर संजय मल्होत्रा। पिछले 2 सालों से रेपो रेट टस का मस नहीं हो रहा था। संजय मल्होत्रा रिसेंटली आरबीआई के गवर्नर बने और 6.5 से रेपो रेट पहले आया 6.25 और उसके बाद सीधा 6%। रेपो रेट होता क्या है सर? बेटा ये वो रेट होता है जिस रेट पर आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को पैसा लोन पर देता है। यस, कमर्शियल बैंक्स को भी लोन के लिए पैसा चाहिए, एवरीवन नीड्स मनी। तो जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कमर्शियल बैंक्स आरबीआई से बोरो करते हैं, हालांकि ये शॉर्ट टर्म बोरो होता है, लॉन्ग टर्म नहीं, कॉमर्स वालों को पता होगा, बट आपको ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बाकी सब बच्चों को समझने की जरूरत नहीं है। आप बस इतना समझिए कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को बोरो दे, मतलब मनी लेंड करता है, उस रेट को, रेट ऑफ इंटरेस्ट को आप रेपो रेट कहते हैं। और इंडिया में रेपो रेट अभी कितना चल रहा है? 6%। हु डिसाइड्स द रेपो रेट? आरबीआई। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 49, व्हेन इज द यूनियन बजट ऑफ इंडिया ट्रेडिशनली प्रेजेंटेड? इंडिया का यूनियन बजट हमेशा 1 को प्रेजेंट किया जाता है। कब करते हो बेटा आप लोग? 1 ऑलवेज द बजट इज प्रेजेंटेड ऑन दिस डेट। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दो, बजट से एक दिन पहले 31 इंडियन गवर्नमेंट प्रेजेंट करती है इकोनॉमिक सर्वे। वी प्रेजेंट इकोनॉमिक सर्वे। व्हाट इज इकोनॉमिक सर्वे? इकोनॉमिक सर्वे का मतलब होता है रिपोर्ट कार्ड ऑफ प्रीवियस बजट, कि पिछले बजट में हम लोगों ने कितना पास किया, कितना करना है। तो दिस इज कॉल्ड रिपोर्ट कार्ड ऑफ प्रीवियस बजट, दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। सो यूनियन बजट इज ट्रेडिशनली प्रेजेंटेड ऑन 1 और 1 से पहले 31 को हम लोग इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट करते हैं। सो व्हाट इज इकोनॉमिक सर्वे? इकोनॉमिक सर्वे इज द रिपोर्ट कार्ड ऑफ प्रीवियस ईयर। दिस इज द रिपोर्ट कार्ड ऑफ प्रीवियस ईयर, कि पिछले साल जब गवर्नमेंट ने बजट पास करवाया था तो उस बजट में कितना पैसा गवर्नमेंट ने कहां लगाया। तो दिस इज द रिपोर्ट कार्ड ऑफ प्रीवियस ईयर। नाउ डियर कमिंग टू, कहां पर आप बजट पास करते हो? बजट कहां पर आता है? देखो इंडिया की पार्लियामेंट के 2 पार्ट्स हैं, मतलब ऐसे तो पार्ट 3 है बट 2 हाउसेज है, अपर हाउस राज्यसभा, लोअर हाउस लोकसभा। ये पैसा किसका है? हमारा टैक्स पेयर मनी। और हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स कहां बैठते हैं? लोकसभा में, क्योंकि राज्यसभा में तो स्टेट्स रिप्रेजेंटेड होते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव लोगों की सभा इसको लोकसभा। तो बजट कौन से हाउस में आना चाहिए? लोकसभा में, वेयर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल दे सिट। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, हु इज द करंट चेयरपर्सन ऑफ सेबी? सेबी का करंट चेयरपर्सन है तुहिन कांता पांडे, और इससे पहले थी मैडम मधाबी पुरी बूच। तो मधाबी पुरी बूच के बारे में आप लिख सकते हो, शी वॉज द फर्स्ट, मतलब टिल सो फार शी इज द फर्स्ट विमेन चेयरपर्सन ऑफ सेबी। और इसी के साथ ये है वीडियो का अंत। आई होप आपको 51 क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। इसमें से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लग रहे हैं मुझे कि बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। करंट, इंटरनेशनल अफेयर्स, सम ज्योग्राफी, सम हिस्ट्री, कॉम्बिनेशन है उसका। हिस्ट्री पर एक वीडियो और मैं जल्दी से पोस्ट करूंगा विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। एंड इफ यू रियली लाइक द वीडियो then hit the like button, also subscribe the channel, share it with all of your friends। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।